And welcome back dear parents. NCERT summary में today we are going to cover chapter 7 of class 6 geography जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। देखिए इस चैप्टर में हम बात करेंगे जो इंडिया हमारा है ये ग्लोब पर किस पोजीशन में है, देन सम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक विभाजन को देखेंगे और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो भौतिक विभाजन में दी गई हैं उनमें थोड़ा बात करेंगे हम। तो मिला जुला करके थोड़ी सी एक ओवरव्यू लेंगे इंडिया की फिजिकल आउटलुक का। ओके, सबसे पहले आइए देख लीजिए, यहाँ पर एक हमने इंडिया का मैप ड्रॉ किया जिसमें हमने दिखाया है कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बांग्लादेश, भूटान, इधर म्यांमार आपका होगा, नेपाल, चाइना, तिब्बत जो कि चाइना के कंट्रोल में आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक म्यांमार, टोटल 7। तो हम कह सकते हैं इंडिया के नेबर में कितने कंट्री हैं, टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। ओके, और ये तो बात रही आपके इंडिया के जो लैंड शेयर करते हैं इंडिया से उनकी बात रही। अब बात करते हैं इंडिया जो हमारा है एक ये पेनिनसुला, एक प्रायद्वीप है। ओके, तो पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, किस प्रकार के लैंड फॉर्म्स को हम पेनिनसुला कहते हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, जो भी लैंड फॉर्म 3 साइड से वाटर से घिरा होता है उसे हम कहते हैं पेनिनसुला। जैसे इंडिया को आप देख रहे हैं कि इंडिया वेस्ट से और ईस्ट से और उसके साथ ही साथ साउथ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन। तो इस प्रकार के बॉडी को, इस प्रकार के लैंड बॉडी को हम कहते हैं पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप। ओके, और जो बॉडी चारों तरफ से वाटर से घिरी हुई होती हैं उनको हम कहते हैं आइलैंड्स, द्वीप, जिसके बारे में आप जानते हैं। ओके, इंडिया के कुछ आइलैंड भी हैं जो कि इन दोनों वाटर बॉडीज़ में वेस्ट में और ईस्ट में स्थित है। तो लक्षद्वीप एक आपका आइलैंड बॉडीज़ है, द्वीपों का समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो कि इंडिया से वेस्ट साइड में अरेबियन ओशन में मिलता है, अरेबियन सी में मिलता है। ओके सॉरी। देन बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, तो ये भी इंडिया के कंट्रोल में आता है और ये बे ऑफ बंगाल में स्थित है। ओके, भारत के हमने देखा कि 7 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड शेयर करते हैं इंडिया के साथ। नाउ देयर आर 2 अनदर कंट्रीज विच शेयर्स वाटर बाउंड्रीज। कौन कौन से हैं, जैसे एक आपका होगा यहाँ पे श्रीलंका, ये है आपका भारत के साथ जल सीमा साझा करने वाला एक देश। इसके साथ ही साथ और आप साउथ में जाएंगे देन मालदीव्स, ये भी एक आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और ये भी भारत के साथ जल सीमा साझा करता है। ओके, तो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक ओवरव्यूज लिए हैं। अब आइए समझते हैं कि इंडिया का जो हमारा एक फैलाव है, एक जो स्ट्रेच है, कितनी दूर तक हमारा भारत फैला हुआ है, हमारे पास कितने एरिया में टोटल जो भी लैंड है वो है, प्लस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो ग्लोब पर कितना ज़्यादा विस्तार है, इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं। ओके, तो इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट ये गलत हो गया, इसे आप कर लेंगे 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारे पास इतना लैंड एरिया है। ओके, और इसके साथ ही साथ इंडिया को हम नॉर्थ और साउथ के हिसाब से देखेंगे तो इसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास ले लेते हैं। जैसे इंडिया को अगर हम नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक देखें तो ये जो इतनी दूरी जो इनके बीच की है, ये दूरी है टोटल 3200 किलोमीटर। ओके, और उसी प्रकार से जब वेस्ट से ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की लंबाई को इस दूरी को देखें तो यह है 2900 किलोमीटर। तो 3200 किलोमीटर आपका नॉर्थ टू साउथ है और 2900 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट है। तो ये हमारा जो है एक लंबवत और एक हॉरिजॉन्टल जो एक विस्तार होता है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। देन अगर हम लैटिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देन आपका नॉर्थ, हमारा जो नॉर्थ में है, साउथ नॉर्थ में जो कन्याकुमारी वाला क्षेत्र है वहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक हमारा
लैटिट्यूडनल स्ट्रेच है, विस्तार है। उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हमारा जो है एक तरह से ईस्टर्न जो स्ट्रेच है, पूर्वी विस्तार है। ओके, तो ये हमारे इंडिया का एक विस्तार वाला क्षेत्र है, इसको हम आगे भी देख लेंगे। वैसे आपको मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला चैप्टर ऑलरेडी कवर करा दिया है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं नाउ आइए देखते हैं, ये हमारा देखिए इंडिया, इसको हमने मैप पर ले लिया है। तो जैसे आपने देखा हमने किस प्रकार से इंडिया कितने लैटिट्यूड में फैला हुआ है, तो एक लैटिट्यूड आपका है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, इसे ये आपका इलाहाबाद के नैनी से जाता है, जो प्रयागराज कहलाता है। और ये जो लैटिट्यूड है ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, मतलब कि ये भारत का जो समय, भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो मेजरमेंट करने का जो एक लैटिट्यूड है वो है। इट मीन्स देखिए हमने कहा कि इंडिया का जो गुजरात वाला पार्ट है ये 68 डिग्री के पास में 68 डिग्री ईस्ट पर स्थित है, और इसके बाद जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है ये 97 डिग्री। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज का क्या है डिफरेंस है। अब देखिए इसको ध्यान समझिएगा, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट को ही स्टैंडर्ड टाइम जोन के तौर पे भारत का क्यों लिया गया है, क्यों इसे माना गया है। तो अब देखिए कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 30 डिग्री का है, और 30 डिग्री डिफरेंस का मतलब देखिए आप सभी जानते हैं कि 15 डिग्री ट्रेवल करने में जो ग्लोब है उसको 1 आवर का टाइम लगता है 15 डिग्री लैटिट्यूड कवर करने में। तो 30 डिग्री लैटिट्यूड कवर करने में कितना टाइम लगेगा लगभग 2 आवर। तो अगर मान लीजिए कि सन, बिल्कुल सुबह की बात है, सन क्या होता है यहाँ पर 6 बजे बिल्कुल सरफेस पे आ जाता है, मतलब कि 6 बजे यहाँ पर उजाला हो जाता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन 2 घंटे बाद जब ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा आपका गुजरात का हिस्सा है, ये जब सन के सामने जाएगा, क्योंकि पृथ्वी चक्कर घूमती है, तो घूमते घूमते जब ये गुजरात वाला हिस्सा सन के सामने जाएगा तब तक 2 घंटे बीत चुके होंगे। इट मीन्स असल में कितने बज रहे होंगे, अगर हम अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से टाइम देखेंगे तो असल में बज रहे होंगे 8। अब सोचिए 8 बजे गुजरात वाले इस क्षेत्र में सूर्योदय हो रहा है, मतलब सनराइज कर रहा है, तो क्या होगा, आपको लगेगा ना कि दिन काफ़ी बहुत जल्दी यहाँ पर 8 बज गया है, अभी तो एकदम अभी जस्ट सुबह ही हुई है, तब तक यहाँ पे 8 बज गया, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मान लीजिए कि अगर इसको ना लेकर के हम गुजरात वाले हिस्से को हम यहाँ पे मान लें कि यहाँ पर जो है जो टाइम इस यहाँ पे जो बनेगा उसको हम इंडिया का टाइम मानेंगे, तो मान लीजिए कि 8 बजे, सॉरी अब मान लीजिए कि यहाँ पर 6 बजे, ओके, जब भी यहाँ पर 6 बजता है तो 6 बजे यहाँ पे सूर्योदय होता है। ओके, तो 6 बजे जब यहाँ पे सूर्योदय होगा तो चूँकि अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है ये 2 घंटा पहले है गुजरात वाले टाइम से, तो क्या होगा कि यहाँ पर जब यहाँ पे 6 बजे सूर्योदय होगा उसके जब यहाँ पे 6 बजे सूर्योदय होगा उसके पहले यहाँ पर 8 बज चुका होगा, है ना, 2 घंटा पहले है तो यहाँ पर 8 बज चुका होगा। ओके, क्योंकि 2 घंटा पहले यहाँ पर सूर्योदय हो चुका ऑलरेडी। लेकिन इंडिया के टाइम के हिसाब से यहाँ पर 8 बजे क्या होंगे, सुबह होंगे, मतलब सूर्योदय होगा। अब देखिए इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, अब मान लीजिए कई जगह ऑफिस जो होती हैं वो क्या होती है 10 बजे के हिसाब से होती हैं, तो यहाँ पर गुजरात में तो मान लीजिए 10 बजे ऑफिस जो होगा तो उसका टाइम होगा 10 o'clock। ओके, लेकिन यहाँ पर जो ऑफिस खुलेंगे वो 12 बजे खुलेंगे, दोपहर बिल्कुल 12 बजे। और बंद कब होंगे, जिस हिसाब से टाइमिंग होगा उस हिसाब से बंद होंगे। तो ये आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा 10 बजे खुलने के बजाय ऑफिस कितने बजे खुलेंगे, 12 बजे, स्कूल्स भी उस हिसाब से फिर लेट खुलेंगे, तो कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एक बीच का रास्ता अपनाएगा कि अगर जो है एक बीच का कोई ले लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम जोन, तो ये जो 2 घंटे का गैप है ये कम होकर 1 घंटे का हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो 1 घंटा बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा किसी को, 1 घंटा आराम से वो उसी में घुल मिल जाएगा। तो जहाँ पर यहाँ पे 6 बजे अगर सूर्योदय हो रहा है तो यहाँ पे 7 बजे होगा, तो ज़्यादा डिफरेंस समझ नहीं आएगा। लेकिन 8 बजे का डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर एक हमने स्टैंडर्ड टाइम जोन लिया है। हालांकि अब बात हो रही है कि इंडिया के पास 2 टाइम जोन होने चाहिए, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, तो ये हमने समझ लिया। ये देखिए इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, हालांकि ये एनसीईआरटी वाला है जिसमें कि इंडिया का जो लेटेस्ट मैप है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है।
तो इसको हम ना देख करके हम दूसरा मैप देखेंगे, लेकिन इसमें आप देख लीजिए ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो दी गई हैं उनको देख सकते हैं। हालांकि दूसरे मैप में हम अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। ओके, नेबर्स की बात कर रहे हैं हम, तो नेबर्स की बात हमने पहले ही कर ली थी, हमने देख लिया था टोटल 7 नेबर्स हैं। और यहाँ पर मैंने नेबर्स जो हमारे हैं ये इंडिया के साथ कितना लंबा सीमा साझा करते हैं उसके क्रम में मैंने इनको लिखा हुआ है। इट मीन्स सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जो देश है वो भारत के साथ वो है बांग्लादेश, देन उसके चाइना की सीमा सबसे ज़्यादा भारत से मिलती है, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, देन म्यांमार, देन भूटान एंड देन अफगानिस्तान एट लास्ट। अफगानिस्तान की केवल 108 किलोमीटर की सीमा भारत के जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र से मिलती है, जो कि अब कह सकते हैं हम कि केवल आपका जम्मू कश्मीर को जब से हमने डिवाइड किया तब से वो लद्दाख वाले क्षेत्र में आ जाएगा। अब आइए बात करते हैं श्रीलंका और मालदीव। हमने देखा कि यह स्थलीय सीमा वाला नहीं बल्कि जल सीमा साझा करने वाला देश है। ये हमने लेटेस्ट मैप इसका ड्रॉ किया है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वो देखिए अब लद्दाख से सीमा साझा करेगा, पहले जम्मू कश्मीर से करता था, तो अभी क्या इसको जब से डिवाइड किया गया तब से ये अब ये लद्दाख के साथ सीमा साझा करेगा। अब इसमें देख पा रहे होंगे आप कि इसको जो लेटेस्ट है उसको उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और इसमें अलग अलग जो हमारे स्टेट्स हैं उनको दिया गया है, उनकी कैपिटल्स को दिया गया है। इन सारे स्टेट्स के नाम, उनकी सिचुएशन कहाँ पर है, कहाँ पर वो लोकेटेड है, देन उनका कैपिटल, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। ओके, एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन यहाँ से आप सही कर जाते हैं। देन दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव वाले क्षेत्र को भी आपस में मर्ज कर दिया गया, तो इसको भी देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। बिल्कुल लेटेस्ट मैप है ये। एंड बाकी जो सारे हिस्से हैं वो देख पा रहे होंगे आप। पुडुचेरी जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है, पुडुचेरी यहाँ पे यनम कहते हैं आप आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी और कराईकल बोलते हैं तमिलनाडु में, एंड देन माहे बोलते हैं केरला में। तो इसको भी आप देख लेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, उसी प्रकार से जो लक्षद्वीप का कैपिटल है वो है कवरत्ती। तो इसे आप ध्यान से अपनी तरफ से देख लेंगे। हम इसको मैप को छोटा कर देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट एक ले पाएँ। ओके, इसे ध्यान से देख लेंगे। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो अब बात करते हैं इंडिया हैज़ नाउ 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में अब हैं। अब आइए बात करते हैं जो इस चैप्टर का मेन है वो है फिजिकल डिवीज़न, कि भारत को जो फिजिकल डिवीज़न किया गया वो क्या है। तो मेनली देखिए फिजिकल डिवीज़न क्या किया गया, ये देखिए एनसीईआरटी का एक इमेज है जिसमें हम देख पा रहे होंगे कि इंडिया को यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए हैं माउंटेन्स, हिमालय की दिखाया गया है, यहाँ पर प्लेन्स को दिखाया गया है, यहाँ पर विंध्यन सतपुड़ा रेंज को दिखाया गया है, ये आपका डेक्कन प्लेटियाओं को दिखाया गया है, यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स को दिखाया गया है दोनों साइड के, वेस्टर्न और ईस्टर्न, और ये आपका डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को दिखाया गया है। ओके, तो इन मेन पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड किया गया है, माउंटेन हिल रेंज, माउंटेन रीजन्स, प्लेटियाओ रीजन्स, प्लेटियाओ और बाकी कोस्टल रीजन्स, इन सब में डिवाइड किया गया है। ओके, try to avoid the background noise because that is not gonna help you in order to accumulate knowledge. Okay, तो अब बात करते हैं इसके बारे में, अलग अलग से बात करेंगे। देखिए इन सब में इंडस रिवर सिस्टम दिया हुआ जिसमें सतलज, रावी, चेनाब, झेलम ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। उसी प्रकार से गंगा रिवर सिस्टम दिया गया जिसमें कि चंबल आपकी यमुना की सहायक है, प्लस इसी हिसाब से ढेर सारी नदियाँ जो कि गंगा की सहायक है। तो इन नदियों वाले चैप्टर को हम अलग से देखेंगे। कुछ जैसे विंध्यन आपका रेंज जो है यहाँ पे दिया गया है नॉर्थ में, सतपुड़ा रेंज है, इनके बीच से नर्मदा रिवर फ्लो करती है। देन आपका सतपुड़ा के साउथ से ताप्ती रिवर फ्लो करती है। इसी प्रकार से महानदी उड़ीसा में दिखती है, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, इसी प्रकार से कावेरी रिवर हो गया। और इधर वेस्टर्न घाट्स हैं और प्लस इधर ईस्टर्न घाट्स हैं, इनसे मिलता हुआ जो कोस्टल एरियाज है वो भी दिया गया है। और इधर आपके आइलैंड्स लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दिए गए हैं। आइए इन सब चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इंडिया इज मार्क्ड बाई डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा जो फिजिकल फीचर है, जो हमारा भौतिक विभाजन है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा विभिन्नताएँ हैं उसमें। ओके, जैसे माउंटेन्स मिलता है हमारे यहाँ, प्लेटियाओ पठार मिलता है, प्लेन्स मैदान मिलते हैं, कोस्ट जो आपका समुद्र और जहाँ पे जल और स्थल मिलता है उसे बोलते हैं कोस्ट, आइलैंड्स मिलते हैं। तो इन तरह के हर प्रकार के जो लगभग आकृतियाँ वो हमारे देश में मिलती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं हिमालयन माउंटेन्स की बात करते हैं। तो हिमालयन माउंटेन्स देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये एक टोटल कह सकते हैं कि 3 पैरेलल रेंजेस हैं जो कि टोटली कहलाती हैं हिमालयन माउंटेन्स।
तो सबसे जो नॉर्थ वाला है उसे हम बोलते हैं, देखिए ये नॉर्थ वाला हिस्सा हमने यहाँ बनाया है, यहाँ नीचे साउथ। तो इधर नॉर्थ की तरफ बात करेंगे तो सबसे नॉर्थ वाला हिस्सा उसे बोलते हैं ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, बृहद हिमालय या फिर इसे हिमाद्री भी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हिमाद्री हिमालय के किस वाले भाग को कहते हैं, मिडिल वाले, अपर वाले या फिर नीचे जो साउथ वाला होता है उस भाग को कहते हैं। तो हम कह देंगे कि हिमाद्री हम ग्रेट हिमालय जो कि नॉर्थ वाला हिस्सा है उसको कहते हैं। देन सेकंड आपका जो है मिडिल हिमालयन रेंज है जिसे हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। थर्ड जो आपका सबसे साउथ वाला जो रेंज है उसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। ओके, तो ये हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब आइए देखिए, ये हमने एनसीईआरटी से एक कट निकाल लिया है। क्यों निकाल लिया? क्योंकि इसमें कुछ अलग से कुछ काटने वाली चीज़ नहीं थी। बिल्कुल ये सारे बिल्कुल रॉ मटेरियल जो हैं बिल्कुल आपको इतना जो दिया गया इसमें ये सब भी आपको जानना है, तो इसको ही हम पूरा एक बार स्टडी कर लेते हैं, इसलिए इसको हमने अलग से निकाल लिया। तो अब बात करते हैं, देखिए जब आप जो नॉर्दर्न साउथ ऑफ टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज पेनिनसुला। अच्छा, इससे पहले कि आप ये जान लें कि ये प्लेन्स कहाँ लाई करते हैं, क्योंकि प्लेन्स का भी पता होना जरूरी है। ओके, और प्लेन्स वाले हिस्से को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। आइए, तो जो आपका हिमालयन रेंज है ना, इसके जब आप साउथ में जाएंगे तो साउथ में जो है आपको मिलेगा प्लेन्स, बहुत ही बड़ा मैदान मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्लैट है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। और ये मैदान बनाया किसके द्वारा गया है? इंडस रिवर सिस्टम के द्वारा और गंगा रिवर सिस्टम के द्वारा ये मैदान बनाया गया है और इनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो कई सालों से ला करके यहाँ पे जरूर जो मिट्टी हैं उनको निक्षेप किया गया है, एलुवियल्स डिपॉजिट्स किए गए हैं, जिसके बाद ये प्लेन्स बड़े वाले बनकर तैयार हों, जहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, बिहार का हिस्सा है, बंगाल का हिस्सा है और आपके कुछ एमपी का हिस्से आ जाते हैं। और इसी प्रकार से आपके जो थोड़ा सा हरियाणा इत्यादि इन सब के हिस्से आ जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब आपके प्लेन्स वाले हिस्से में आते हैं। अब देखिए, जो प्लेन है उन प्लेन के अगर साउथ में जाएंगे तो साउथ में जाने पर आपको मिलेगा पेनिनसुलर प्लेटियाउ, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो मिलेगा, जिसको हमने देखा। और वो एक ट्रायंगुलर शेप में है, मतलब उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से है। ओके, ये इस प्रकार से आकृति है। और जो इसका रिलीफ है, ये रिलीफ जो है हाईली अनइवन है, मतलब कहीं पे भी आपको जैसे समतल बहुत नहीं मिलेगा, कहीं बहुत उठा है, कहीं बहुत नीचे है, बहुत ज़्यादा अनइवन है, बिल्कुल प्लेन जैसा नहीं है। ओके, और यहाँ पे कई सारे आपको हिल्स, मतलब कई सारी पहाड़ियाँ मिलेंगी, कई सारी वैलीज मिलेंगी, घाटियाँ मिलेंगी। अरावली हिल जो कि दुनिया की ओल्डेस्ट हिल है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिल है, वो भी यहीं पे मिलती है। ओके, और ये जो है कह सकते हैं कि बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, ये नॉर्थ वेस्ट साइड पे इसका बॉर्डर बनाती है। ओके, द विंध्यन की बात करते हैं, विंध्यन और सतपुड़ा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है पहाड़ियों का। और नर्मदा जो रिवर है ये विंध्यन और सतपुड़ा इनके बीच से फ्लो करती है। देन तापी फ्लोज थ्रू दीज रेंजेस, तापी भी सतपुड़ा के साउथ में फ्लो करती है। अभी हमने उसको चित्र में देखा था, जो हमने इमेज देखा था इंडिया का। देन दीज आर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, मतलब कि ये नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए अरेबियन सी में अपना वाटर डिपॉजिट करती हैं। ये साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो नहीं करती हैं, मतलब कि ये पश्चिमी तरफ बहने वाली नदियां हैं। ओके, और अरेबियन सी में अपना जल ड्रेन करने वाली नदियां हैं। और इसके बाद देखेंगे आप वेस्टर्न घाट्स है, जिसे हम सह्याद्री भी बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट का एक और नाम है जिसे हम सह्याद्री कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट जो सह्याद्री है, ये जो प्लेटियाउ आपका है, पेनिनसुलर प्लेटियाउ, उसके वेस्ट में स्थित है। ओके, वेस्ट में स्थित है वेस्टर्न घाट्स, और इसके ईस्ट में स्थित है ईस्टर्न घाट्स। और ये जो ईस्टर्न घाट है, जो ईस्ट वाला साइड है वो बहुत कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि ढेर सारी नदियाँ जो हैं ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और वो ईस्टर्न घाट को बिल्कुल काट छाट दी हैं। लेकिन जो वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन है उधर वेस्ट में बहुत ज़्यादा नदियाँ फ्लो नहीं करती हैं, इसलिए वेस्टर्न घाट जो अभी बिल्कुल एक जैसा है, मतलब कि ज़्यादा कटा फिटा नहीं है, ज़्यादा कटा छटा नहीं है, वो एक समान आपको दिखाई देगा। ओके, और एक बात, जो वेस्टर्न घाट है चूँकि ये ज़्यादा नदियाँ इधर से फ्लो करती नहीं है, तो इसका जो कोस्टल एरिया है वो कम चौड़ा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा डिपॉजिट्स नहीं हुए हैं। लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स है उसका जो कोस्टल एरिया उससे लगा हुआ है, ईस्ट कोस्टल एरिया, वो ज़्यादा चौड़ा है, क्योंकि वहाँ पे कई सारी नदियाँ फ्लो करते करते बहुत सारे डिपॉजिट्स वहाँ पे कर दी हैं। ओके, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, इन चीज़ों का भी हम बहुत हल्के में समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले चैप्टर से हम इन चीज़ों को बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है। फिर भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ही देने का प्रयास कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे हमने वही चीज़ें लिखी हैं, टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स द ईस्ट
द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाइक कोस्टल प्लेन्स, मतलब कि जो वेस्टर्न घाट है उसके पश्चिम में और जो ईस्टर्न घाट्स है उसके पूर्व में कोस्टल प्लेन्स हमें मिलते हैं। ओके, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वही बात अभी मैंने आपसे कहा कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत ही चौड़ा है, वो ज़्यादा वहाँ पे डिपॉजिट्स हुए जिस वजह से वो चौड़ा है, और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कम चौड़ा है, मतलब कि वो नैरो है। ओके, कुछ नदियाँ हैं, जैसे रिवर्स की बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड दीज रिवर फॉर्म्स डेल्टा एट देयर माउथ। अब ये जो नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूर्व की तरफ बहती हुई बे ऑफ बंगाल में अपने जल को छोड़ती हैं और ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ओके, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसी क्रम में देखेंगे तो जो सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया जाता है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स की बात करें तो हमने बताया कि एक लक्षद्वीप है और एक आपका अंडमान निकोबार वाला आइलैंड है। तो लक्षद्वीप कहाँ लोकेटेड है? अरेबियन सी में। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। जो लक्षद्वीप वाला आपका आइलैंड है ये कोरल आइलैंड कहलाता है, ये कोरल से बना हुआ है। अब कोरल क्या होते हैं? देखिए, कोरल क्या होते हैं? एक प्रकार के स्केलेटन होते हैं। स्केलेटन मतलब ढांचा, हड्डियों का ढांचा। स्केलेटन ऑफ टिनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। पॉलिप्स एक प्रकार के बहुत ही छोटे समुद्री जीव होते हैं जिनका जो ढांचा होता है, जो कंकाल होता है, उन कंकाल से कोरल्स का निर्माण होता है। अब देखिए, अब ये क्या होता है कि जब पॉलिप्स मर जाते हैं, व्हेन दे डाई स्केलेटन्स आर लेफ्ट। अब ये पॉलिप है, ये मर गया तो इसका स्केलेटन जो है वो रह जाएगा। फिर मान लीजिए इस पर कोई पॉलिप दूसरा पैदा हुआ, वो अपना आया, इसके ऊपर बनाया, फिर यहाँ पे स्केलेटन रह गया, मर गया। तो ऐसे मरते मरते इनका जो स्केलेटन है ना वो इकट्ठा होता चला जाता है। और जब ऐसे होते होते क्या होता है कि ये समुद्र का जो सरफेस होता है उससे ऊपर निकल जाते हैं और बहुत ऊपर तक चले जाते हैं धीरे धीरे। तो इस प्रकार से ये कोरल आइलैंड का निर्माण होता है। तो कोरल आइलैंड क्या कर सकते हैं कि ये जो स्केलेटन ऑफ टिनी मरीन एनिमल, जिसको हम पॉलिप बोलते हैं, ये पॉलिप के माध्यम से ही तैयार होते हैं। ओके, अब आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं जो कि हमें देखना था अलग से। तो एलुवियल की बात हमने की, जिसे हम जलोढ़ निक्षेप भी कहते हैं। ये एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? देखिए, दीज आर वेरी फाइन सॉइल, बहुत ही पतले महीन मिट्टी के प्रकार होते हैं जो कि रिवर्स के द्वारा लेकर आए जाते हैं और डिपॉजिट किए जाते हैं रिवर के बेसिन में। तो इसीलिए इसे बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स या फिर जलोढ़ निक्षेप। बहुत ही आपने देखा होगा, ये जो गंगा का मैदान है वहाँ पे आप देखेंगे, ये जो पूरा मैदान बना हुआ प्लेन्स, ये पूरा इसी से बना हुआ है। पेनिनसुला की बात करते हैं तो पेनिनसुला क्या है? अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। ऐसा लैंड का पार्ट जो कि 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे बोलते हैं पेनिनसुला। तो इसके बारे में मैंने पहले आपसे चर्चा कर ली थी। तो अब ये हमने चैप्टर यहाँ पे अपना कर लिया है कंप्लीट। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।